संगम संग्राम एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 का वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में 10.1 और 10.2 को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन आंसर पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग 10.3 का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल गुणनफल डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब दो सदिश है तो उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से निकालते हैं, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग किस तरह से आज सीखने वाले हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि यहां से कोई सदिश है, यहां से कोई सदिश है और यहां से कोई सदिश है। मान लिया जाए कि ये ए है और यहां मान लिया जाए कि एम बिंदु है, एम बिंदु है और यहां एन बिंदु है। तो यहां से वेक्टर ए जा रहा है और यहां से वेक्टर बी जा रहा है और ये दोनों के बीच का कोण है जो थीटा है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। मान लेते हैं कि ए से वेक्टर बी जा रहा है और ए से वेक्टर ए जा रहा है, ए से एम एन की ओर जा रहा है वेक्टर ए और ए से एम की ओर वेक्टर बी जा रहा है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहता है कि दो सदिश, दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी जिसके बीच का कोण थीटा हो, जिसके बीच का कोण थीटा हो, तो जिसके बीच का कोण थीटा हो और दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी इसका गुणनफल ए बी कॉस थीटा हो, तो इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देखिए, ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी जिसके बीच का कोण थीटा और इसका अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा हो, तो इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। दो शून्योत्तर सदिश, दो शून्योत्तर सदिश, दो शून्योत्तर सदिश दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी जिसके बीच का कोण, जिसके बीच का कोण थीटा और इसका अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा हो, तो इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। तो इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख गए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसे कहते हैं। तो कहता है कि दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी जिसके बीच का कोण थीटा हो, जिसके बीच का कोण थीटा और इसका अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा हो, इसका अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा हो, तो इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग कहते हैं। और दो सदिश के अदिश गुणनफल को यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल को हम लोग ए डॉट बी से सूचित करते हैं, यानी कि ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से सूचित करते हैं। यह डॉट है,
यह जो है डाउट है, यानी वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी, यहीं से हम लोग सूचित करते हैं। यानी दो सदिशों का आदेश गुणनफल को वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी से सूचित करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि दो सदिशों का आदेश गुणनफल को वेक्टर ए और डाउट वेक्टर बी से सूचित करते हैं। तो जब भी मिल जाए वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी, तो हम लोग समझेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डाउट निकल रहा है। अगर वेक्टर सी डाउट वेक्टर डी, तो यहां कहेंगे कि दो सदिशों का आदेश गुणनफल है, यानी वेक्टर सी है जो डाउट हो रहा है वेक्टर डी के साथ। दो सदिशों का आदेश गुणनफल को हम लोग वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी से सूचित करते हैं, लेकिन इसका सूत्र होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा। तो वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी का जो सूत्र हुआ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। और जहां हम लोग कहेंगे कि जो थीटा है, ये जो थीटा है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा, 180 से छोटा या 0 के बराबर या 180 के बराबर। तो थीटा के जो मान यहां आ रहा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 180 से छोटा या 180 के बराबर, यह वैल्यू थीटा का है। अब हम लोग बी डाउट ए निकालने के प्रयास करते हैं, वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए। तो यही होगा कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इसके अनुसार और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड इंटू में कौन थीटा, cos थीटा। तो देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है, वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी यही है, अब वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए यही मिल रहा है। तो दोनों का मान बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी बराबर हो गया वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए के। यहां से हम लोग कह दिए कि वेक्टर ए डाउट बी बराबर वेक्टर बी डाउट ए। अब हम लोग आगे समझिए, तो आगे यहां से होगा, आगे यहां से हम निकाल सकते हैं, यदि अगर पहला देखल जाए तो वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी के फार्मूला मिल गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। दूसरा में क्या मिला कि वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी को हम लोग वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए कह रहे हैं बराबर में। तीसरा यहां से हम लोग का क्या मिल रहा है, तो तीसरा मिल रहा है, तीसरा यदि हम कह दें यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर तथा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन जहां हम कहेंगे कि जहां यहां थीटा बराबर अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, सोचने वाली बात है, अपरिभाषित, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू अपरिभाषित आ जाएगा। यानी वेक्टर ए का मान जब 0 आ गया, तो यहां 0 अगर आप रख देते हैं तो थीटा के कोई बात ना है, थीटा कुछ भी यानी अपरिभाषित हो गया, यानी थीटा कुछ भी अपरिभाषित। वेक्टर ए 0 कर दीजिए या वेक्टर बी 0 कर दीजिए, तो थीटा का जो वैल्यू होगा बिल्कुल आपको अपरिभाषित मिलने वाला है। 4 नंबर, तो 4 नंबर अगर कहें कि वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी जो वैल्यू निकलेगा एक अदिश मिलेगा, एक अदिश मिलेगा, यानी कि दो वेक्टर का देख रहे हैं हम लोग डाउट प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट निकलेगा एक अदिश मिलेगा, दो अदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश मिल रहा है। देख लीजिए यहां एक जो मिलेगा वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी का जो वैल्यू एक आपको अदिश मिलेगा। 5 नंबर हम लोग समझते हैं, तो 5 नंबर में कह रहा है यदि थीटा का वैल्यू हम लोग 90 ले लें, 90 डिग्री,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का सूत्र होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कॉस थीटा। तो यहां वैल्यू को पुट करिए, तो वैल्यू को पुट करिएगा तो कॉस 90, तो कॉस 90 आपको पुट करना है थीटा के जगह पर। तो जब कॉस 90 पुट करिएगा तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है आपका 0 होता है। तो 0 में इवली से आपको गुना होगा तो 0 आ गया। यानी आपको करना क्या है, जब थीटा के वैल्यू हम लोग 90 डिग्री ले रहे हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है। यानी 0 यानी 90 डिग्री पर हम लोग थीटा ले रहे हैं, इसीलिए हम कहें कि वेक्टर ए है जो लंब है वेक्टर बी पर। समझिए, एक यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है, जब थीटा के वैल्यू हम लोग 90 डिग्री पुट कर रहे हैं 90 डिग्री पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ए डॉट बी का मान 0 आ गया। जब ए डॉट बी का मान 0, एक मतलब वेक्टर ए है जो वेक्टर बी पर लंब है, यानी वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो कहेंगे कि वेक्टर ए है जो लंब है वेक्टर बी पर। ए पूछे ए बताना है, ए पूछे ए बताना है, यानी डॉट 0 तो लंब है तो डॉट 0। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के वैल्यू हम लोग 90 पुट कर रहे हैं। जब हम लोग 90 पुट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आ गया। यहां क्या देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए है जो वेक्टर बी पर लंब है। तो यही कह रहा है कि डॉट 0 लंब है तो डॉट 0। याद रखना है कि जब डॉट में 0 आ जाए तो वेक्टर ए है जो वेक्टर बी पर लंब है। यदि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर तो कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होगा। 6 नंबर हम लोग समझिए, 6 नंबर अगर हम थीटा के वैल्यू 0 ले लें तो थीटा के वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करें, थीटा के वैल्यू 0 पुट करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करला पर क्या रिजल्ट मिलता है, तो ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रिजल्ट यहां से क्या मिलने वाला है देख लीजिए। तो यहां से कॉस थीटा का रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो 0 पुट करिएगा तो कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, तो यही हो जाएगा। यानी ए डॉट बी, तब जब 0 डिग्री पुट कर रहे हैं तो 0 डिग्री समानांतर सदिश एक ही रेखा पर स्थित होता था। जब 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर होगा, यानी दोनों एक ही जगह है, एक ही रेखा पर स्थित है। जब एक ही रेखा पर स्थित है तो समानांतर होगा। यानी जैसे हम लोग थीटा 0 पुट किए तो वेक्टर ए समानांतर हो गया वेक्टर बी के। लेकिन जब हम लोग 0 डिग्री थीटा पुट कर रहे हैं तो यहां से दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो उसका दिशा भी क्या होगा, दिशा समान हो जाएगा, दिशा समान होगा, यानी दिशा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 7 नंबर हम लोग समझिए, सात नंबर, तो 7 नंबर में यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लीजिए, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लीजिए, तो थीटा के वैल्यू 180 डिग्री के मतलब एगो इधर जा रहा है और एगो इधर जा रहा है, यानी 180 डिग्री यहां हुआ। तो समझ लीजिए 180 डिग्री, तो दिशा विपरीत हो गया, दिशा विपरीत, यानी यहां थीटा के वैल्यू 0 ले लिए तो दिशा समान हो गया, लेकिन जब थीटा के वैल्यू हम लोग 180 ले रहे हैं तो दिशा विपरीत हो गया, यानी यहां दिशा विपरीत, विपरीत यानी दिशा अलग अलग, यानी असमान भी कह सकते हैं या दिशा विपरीत भी कह सकते हैं, दिशा विपरीत यानी दिशा विपरीत हो जाएगा। अब यहां हमने फार्मूला पुट करिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो सूत्र होता है ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड इंटू में कौन थीटा, कॉस थीटा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और इंटू में कौन थीटा, कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड और कॉस 180, तो कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है,
-1, तो -1 यहां आ गया, यानी कि यहां से आपका फॉर्मूला हो गया, यानी कि 180 पुट करेंगे तब यहां भी समानांतर होगा, वेक्टर ए है जो वेक्टर बी के समानांतर होगा। तो दो केस में समानांतर हो रहा है, यदि थीटा के वैल्यू 0 डिग्री तभी वेक्टर ए है जो समानांतर वेक्टर बी है, यदि थीटा के वैल्यू 180 डिग्री तभी वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर हो रहा है। क्यों समानांतर हो रहा है? तो एक ही रेखा पर स्थित है, दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो तो दोनों सदिश क्या कहलाते हैं? समानांतर सदिश कहलाते हैं या संरेख सदिश कहलाते हैं। तो यहां भी आपका समानांतर हो गया। लेकिन देखिए 90 रखे तो 0 आया, लेकिन 90 से हम लोग पीछे जाएं तो पॉजिटिव मान आएगा, तो पॉजिटिव मान आएगा, यानी वेक्टर यहां से हम लोग कह रहे हैं 8 नंबर कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 से बड़ा हो तो आप कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 से बड़ा हो तो न्यून कोण होता है थीटा, न्यून कोण होता है, थीटा है जो न्यून कोण होता है, थीटा न्यून कोण होता है, तो थीटा न्यून कोण होता है, तो थीटा न्यून कोण होता है, थीटा न्यून कोण होता है। यदि हम लोग आगे कहें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 से छोटा हो तो थीटा अधिक कोण होता है, थीटा अधिक कोण होता है, थीटा क्या होता है? अधिक कोण होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 से बड़ा, देखिए 90 पर रखे तो ए डॉट बी का मान 0 आ गया, लेकिन जैसे ही हम लोग 90 से छोटा जाएंगे, 90 से पीछे जाएंगे, यानी न्यून कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, 90 से छोटा जैसे हम लोग जाएंगे तो ए डॉट बी का मान 0 से बड़ा होगा। तो जब ए डॉट बी का मान 0 से बड़ा हो तो थीटा का होगा? थीटा न्यून कोण होता है। और यहां देख रहे हैं कि ए डॉट बी का मान देखिए 0 से छोटा हो गया, लेस देन हो गया, तो यहां हम कहेंगे कि थीटा का होता है? अधिक कोण होता है। 10 नंबर हम लोग समझिए, 10 नंबर में कहता है दस नंबर में आपको कह रहा है यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इकाई सदिश हो, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इकाई सदिश हो तो हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कौन? थीटा, कॉस थीटा, इकाई सदिश है। एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो यहां से रिजल्ट निकल गया कॉस थीटा। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश हो तो हम लोग कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर हो तो यूनिट वेक्टर का हम लोग जानते हैं कि परिमाण कितना होता है? 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो यहां से रिजल्ट क्या मिला? कॉस थीटा। तो यहां से रिजल्ट आपका क्या मिलने वाला है? कॉस थीटा मिलने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इकाई सदिश हो तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका सूत्र क्या हो गया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, यहां मिल गया कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कॉस थीटा हो तो हम लोग समझेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है जो यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, तभी उसका रिजल्ट कॉस थीटा आ गया है। 11 नंबर में हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड और यहां से कॉस थीटा। तो देख लीजिए ए है तो दोनों सेम जगह है, तो थीटा का मान कितना बनाएगा?
0 डिग्री बनाएगा। तो थीटा के मान जब 0 बन गया, थीटा का मान 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी यूनिट वेक्टर है, यहाँ भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो 1 1 और यहाँ भी 1, तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो 1 आ गया। इसी प्रकार से पूछे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, 1 आ जाएगा। यहां से पूछे वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। कब? जब यूनिट वेक्टर है तब इसका रिजल्ट 1 आ गया और इसका भी रिजल्ट 1 आ गया। अब हम लोग 12 समझते हैं, 12 नंबर। तो 12 नंबर में अगर हम यहां से आई कैप ले लें और यहां से भी आई कैप डॉट करिए, तो आई का मैग्नीट्यूड, यहां भी आई का मैग्नीट्यूड और कॉस, तो कॉस देखिए आई है एक ही जगह है, तो कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 आने वाला है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, और यहां भी यूनिट वेक्टर तो 1, यानी यहां से आपको आई डॉट आई रिजल्ट 1 आ गया। तो जे डॉट जे भी आपको कहा आएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद के डॉट के, तो 1 आ गया। यानी कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई 1, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे 1, और वेक्टर के डॉट वेक्टर के 1। तो यहां हम लोग देख लिए एक क्वेश्चन देखें कि एक एक रहे तो 1, यानी देख लीजिए सेम 1, सेम 1 यूनिट वेक्टर है। यहां भी देख लिए सेम 1, सेम 1, तो सेम रहे, एक में एक रहे, तो डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू 1 मारना है। यहां देख लीजिए सेम है 1, सेम है 1, सेम है, तो रिजल्ट आपका 1 आ रहा है। तो यहां से हम लोग समझ गए कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, यानी कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई तब भी 1, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे तब भी 1, वेक्टर के डॉट वेक्टर के तब भी 1। 13 नंबर देखिए, नंबर, तो आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे के मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये आपका जेड अक्ष है। तो यहां आई कैप, यहां जे कैप और यहां के कैप, तो सब के सब 90 डिग्री पर होता है। यानी आई जे, तो ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो थीटा का वैल्यू क्या डिग्री? 90 डिग्री। तो आई डॉट जे, यानी वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, तो आई जे, तो यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ वैल्यू कहाँ आने वाला है? तो 90 डिग्री थीटा, तो cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 90 का रिजल्ट 0 होता है। तो यहां देख लिए 0, तो आई में जे किए 0 आ गया, आई में जे 0, जे में करिएगा के, जे में के तब भी 0 आने वाला है, और के में आई करिएगा तब भी 0 आने वाला है। तो एक के में एक 1 हो जाएगा और अलग अलग में 0 हो जाएगा। एक के में एक 1, अलग अलग 0, जैसे एक के में एक आई तो वैल्यू 1, जे तो वैल्यू 1, के डॉट के तो वैल्यू 1, आई डॉट जे तो वैल्यू 0। देखिए सब एके में एक है, सब एके में एक है, तो एके में एक रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन जब अलग अलग रहेगा तो वैल्यू 0। आई में जे 0, जे में के तो 0, के में आई तो 0। यहां समझ लीजिए एक के में एक, एक के में एक, एक के में एक तो एक, एक के में एक 1, एक के में एक 1, और अलग अलग 0, अलग अलग आई जे तो 0। तो याद रखना है सेम में वैल्यू 1 और अलग अलग में वैल्यू 0 डॉट प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए। 14 नंबर देखिए,
चौदह नंबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के छोड़ दीजिए, तो कॉस थीटा के छोड़ दीजिएगा तो ये दोनों गुना में इधर आ जाएगा भागा में, बराबर में आपको क्या रिजल्ट मिल गया है, तो बराबर में आपको रिजल्ट मिल गया, बराबर में रिजल्ट कॉस थीटा। तो राम के बराबर श्याम, तो श्याम के बराबर राम, इतना के बराबर कॉस थीटा, तक कॉस थीटा के भी बराबर इतना होगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कॉस थीटा का फार्मूला यहां से हो गया, कॉस थीटा का फार्मूला हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये अगर थीटा है, ये इधर देख लीजिए कॉस थीटा फंक्शन है, तो कॉस थीटा फंक्शन के रूप में है, तो थीटा छोड़ दीजिए तो फंक्शन ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। तो थीटा बराबर बस कुछ नहीं कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इतना हम लोग आगे समझे। और आपका क्लास जो है केवल शनिवार और रविवार 2 दिन क्लास मैथ का वीडियो नहीं जाएगा, उसके बाद आपको 5 दिन कंटिन्यू वीडियो जाएगा। अभी वेक्टर चल रहा है, वेक्टर के बाद हम लोग क्लास में 3D पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपको जो बोलिएगा कंटिन्यू क्लास चलेगा। पंद्रह देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तब वेक्टर देख लीजिए ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ए है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो थीटा का मान 0 होगा, ए है एक ही जगह है, एक ही जगह के मतलब कोई थीटा का निर्माण ना हो रहा है, किधर नहीं जा रहा है, तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, यानी कॉस 1, यानी यहां से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो यानी ए डॉट ए, तो यहां हम कहेंगे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या हम इसको ए का भी स्क्वायर कह सकते हैं। तो कहीं भी आपको लिखल रहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या हम लोग ए का भी स्क्वायर कह सकते हैं। 16 नंबर, वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए, तो यहां ए के मैग्नीट्यूड माइनस ए के मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो ए और माइनस ए के मतलब है, देख लीजिए मान लिया जाए वेक्टर ए यहां है, वेक्टर ए मान लिया जाए कि यहां है माइनस वेक्टर ए, तो यहां थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 180 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री यहां पुट होगा थीटा का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, तो ए भी कह सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड भी रहने दीजिए, यहां भी माइनस ए का मैग्नीट्यूड ऐसे रहने दीजिए, यहां वैल्यू -1 आ जाएगा, यानी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 मिल गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी मोड पॉजिटिव ही आएगा, तब पॉजिटिव तो स्क्वायर माइनस को आगे लगा दिए, या हम इसी को माइनस ए का भी स्क्वायर कह सकते हैं, या माइनस ए स्क्वायर, यहां से ई भी बोल सकते हैं, यानी माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम लोग आगे देखिए,
एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, यानी एक सदिश है उसको रेखा पर हम लोग किस तरह से प्रक्षेप देखने वाले हैं। देखिए, मान लिया जाए कि यहां ए है और यहां जो है बी है और एक रेखा है। इस तरह से मान लेते हैं, रेखा के नाम दे देते हैं एल, रेखा के नाम एल दे देते हैं। तो रेखा के नाम एल दे दिए, तो यहां से मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, यहां जो है वेक्टर ए है। तो यहां से एक लंब दे दिए, एम दे दीजिए, और यहां से हम लोग एन दे दिए, 90 डिग्री है, यहां से भी एन दे दीजिए। इसको मिला दीजिए, तो इसको मिला दीजिएगा तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू थीटा का मिलने वाला है। तो कुछ ना कुछ थीटा का वैल्यू मिलने वाला है, तो थीटा मान दिए। अब यहां से समझिए, तो कहता है कि वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप तो mn होगा। और क्यों होता है हम आपको बताते हैं। वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप तो आपको mn कहलाता है। mn कहलाता है, यानी mn कहलाता है। तो देखिए, प्रक्षेप जो होता है यानी कि जो वेक्टर है उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, तो यहां से देख रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु और ये आपका जो है अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से रेखा एल पर खींचे गए लंब पादों के बीच की जो दूरी होता है, ये लंब पादों के बीच की जो दूरी होता है, यही वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप कहलाता है। यानी कह रहा है यहां से कि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु से रेखा एल पर खींचे गए लंब पादों के बीच की दूरी, लंब पाद कौन कौन है, एम और एन, लंब पादों के बीच की दूरी को वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप कहते हैं। किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु से रेखा एल पर खींचे गए लंब पादों के बीच की दूरी, लंब पादों के बीच की दूरी को वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप कहते हैं। यानी कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर है तो कोई वेक्टर को प्रारंभिक बिंदु तीर दीजिए, अंतिम बिंदु तीर दीजिए, जो लंब होगा वो भाई प्रक्षेप कहलाएगा। यानी वेक्टर ए का रेखा एल पर ये जो लंब पादों के बीच की दूरी mn है, अगर इस फोटो में मान लिया जाए कि एक छोटा सा वेक्टर जा रहा है, नाम दे देते हैं P और Q, ये वेक्टर आ जा रहा है, तो यहां से एक रेखा के नाम दे देते हैं L है, और यहां से मान देते हैं S, और यहां से नाम दे देते हैं R, और यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा होगा, तो यहाँ थीटा। तो कहिए कि वेक्टर R का रेखा L पर प्रक्षेप का होगा, तो देख लीजिए SR होगा। यह ना कहता प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से खींचे गए रेखा पर लंब पादों, यानी 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यहाँ, ये दोनों के बीच की जो दूरी है, यही वेक्टर R का रेखा L पर प्रक्षेप कहलाता है। यानी कह रहा है कि वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप mn कहलाता है। किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु से रेखा एल पर खींचे गए लंब पादों के बीच की दूरी को
बीच की दूरी को वेक्टर ए का यानी वेक्टर ए का वेक्टर आर का यानी वेक्टर ए का वेक्टर ए का वेक्टर ए का वेक्टर ए का रेखा वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो यहां हम लोग देख लिए कि प्रक्षेप किस प्रकार से निकलता है। तो यहां से कोई भी वेक्टर है उसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब पादों के बीच की दूरी को हमने वेक्टर ए के वेक्टर एल पर यानी वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप कहते हैं। यही आपको प्रक्षेप कहलाता है। मान लिया जाए कि यहां एक बिंदु ए है और यहां एक बिंदु मान लिया जाए कि बी है, ये मान लिया जाए कि सी है और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो यहां देख रहे हैं कि यहां के बीच में भी कुछ ना कुछ थीटा कोण है और यहां से आप लंब डाल दीजिए 90 डिग्री डाल दीजिए और इसको नाम दे दीजिए डी, इसको नाम डी दे दीजिए, इसको डी नाम दे दिए। तो डी दे सकते हैं, नीचे भी कोई दिक्कत ना है, डी नाम दे दिए। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का होगा, चलिए हम लोग समझते हैं। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या निकलने वाला है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां देख लीजिए यहां देख लीजिए थीटा के सामने लंब है, ये आधार है। तो यहां आपको क्या मिलने वाला है, तो यहां आपको कॉस के फार्मूला मिलने वाला है। तो कॉस थीटा निकालिए तो ये लंब हो गया, ये आधार है, ये कर्ण है, यानी कि ए डी आधार हो गया, कर्ण ए सी। तो ए सी को हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। और यहां से चलिए ध्यान दिया जाए तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला जानते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम लोग जानते हैं। एडी का वैल्यू निकालिए, तो एडी का वैल्यू क्या मिलने वाला है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो देख लीजिए, तो हमने क्या कहते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, एडी का यहां से वैल्यू आ गया। तो देख लीजिए यहां से हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का जानते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। तो ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा रहने दीजिए, बी का मैग्नीट्यूड इधर भेज दीजिए। तो यहां मिल गया कौची, ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यानी एडी का मान आ गया कौची, तो एडी का मान ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा के जगह पर ई वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बॉटम में बी का मैग्नीट्यूड ये रख सकते हैं। एक बार फिर से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो बी का देखिए यहाँ है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गुना में इधर भागा में बच गया ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा था आधार बटा कर्ण, और एडी का वैल्यू देख लीजिए 1, एडी में 1 से एडी, बाकी ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा रहने दिए। और यहां से जो देख रहे हैं यही आपका रिजल्ट है, यही एडी है। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का होगा, तो एडी होगा, और एडी होगा तो एडी का मान हम लोग रख सकते हैं, एडी यही ना जी। तो एडी और इतना के वैल्यू हम लोग लाए हैं, इतना के वैल्यू, तो ए का मैग्नीट्यूड सॉरी
ए डॉट वेक्टर बी बटा में ए का मैग्नीट्यूड बटा में बी इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, यानी एडी का वैल्यू क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यही आपका प्रक्षेप मिल गया। यदि क्वेश्चन कहे वेक्टर से का वेक्टर डी पर प्रक्षेप, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों के डॉट कर दीजिए, यानी वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी, जेकरा पर कहे तो डी पर कह रहा है उसको बटा में कर दीजिए उसका मैग्नीट्यूड, जिस पर कहे पर उसको बटा में, दोनों के कहे डॉट करवा दीजिए, जेकरा पर कहे बटा उसका मैग्नीट्यूड। यानी कहे कि वेक्टर आर का वेक्टर एस पर प्रक्षेप पूछे, पर प्रक्षेप, तो दोनों के डॉट करवा दीजिए, केकरा पर कह रहा है एस पर, तो एस का मैग्नीट्यूड बटा में, जिसको पर कहे उसी का मैग्नीट्यूड बटा में हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम देखेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ या ज्यामितीय अर्थ भी कह सकते हैं। ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ समझिए, यहां समझ देखते हैं। तो मान लिया जाए कि वेक्टर है और यहां भी है, ऐसे चलिए। तो मान लिया जाए कि वेक्टर ए है और यह मान लिया जाए कि वेक्टर बी है, तो बीच का कुछ कोण थीटा होगा, कुछ ना कुछ थीटा होगा, और यहां से आपको इस तरह से लंब ले लेना है और नाम दे दीजिए यहां ए, यहां बी, और यहां मान लिया जाए सी, यहां मान लिया जाए डी, और यहां मान लिया जाए, इसको ऐसे मिला देते हैं, तो यहां मान लिया जाए, यहां मान लिया जाए ई मान देते हैं, ई मान दे देते हैं। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो यहां से निकालिए एडी का मान निकालिए, एडी बराबर यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा तधार बटा कर्ण, तधार का वैल्यू एडी है और कर्ण का वैल्यू कौची है ए बी यानी बी का मैग्नीट्यूड। तो एडी का वैल्यू का हो गया, एडी का वैल्यू बी के मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, कॉस थीटा। यानी यहां से हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए का यहां हमने लिखेंगे मैग्नीट्यूड रहने दिए, और इनटू में हमने क्या कर सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तब बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का वैल्यू कौची है एडी, तो यहां हम लोग एडी रख दिए, एडी रख दिए, और यहां से हम लोग आगे और वैल्यू निकालते हैं, इसी का वैल्यू निकालिए। तो थीटा के सामने लंब है, ये आपका आधार है ए, तो ए आपका आधार है, तो कॉस थीटा आधार हो गया ए, कर्ण का होगा, तो कर्ण देख लीजिए ए सी यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहां हमने क्या कहेंगे ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ना लिख के ए भी लिख सकते हैं। ऊपर से आइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो बी का देख लीजिए, इसको हम लोग लिख देंगे बी का मैग्नीट्यूड आगे और ए का मैग्नीट्यूड पीछे और कॉस थीटा, ए डॉट बी
तो यहां से हम लोग समझ रहे हैं ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा के जगह पर स्थान पर हमको ए ई रखना है, ए रखना है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रहने दिए और ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा का मान आपको क्या हो गया ए ई। तो यहां से हम लोग ए ई भी वैल्यू ढाल सकते हैं। तो क्या देखें, यहां से देखें कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल में एक वेक्टर का मापांक, एक वेक्टर का मापांक यानी एक वेक्टर का मापांक देख रहे हैं, एक वेक्टर का हमने इस तरह से मापांक देख रहे हैं और दूसरे पर उस वेक्टर का प्रक्षेप देख रहे हैं। यानी देख लीजिए कि यहां से ए का मापांक निकाले हैं तो इसका प्रक्षेप है, देख लीजिए इस पर प्रक्षेप उस वेक्टर का प्रक्षेप। यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल में देख रहे हैं कि इसमें से किसी एक वेक्टर का, देख लीजिए एक वेक्टर का मापांक और उसी पे दूसरे का प्रक्षेप। यानी देख लीजिए ए का मापांक और इस पर देख लीजिए कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप है, यानी एडी है। यही ना है एडी ही ना है कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप था एडी। यही रिजल्ट आपको ज्यामितीय अर्थ यही है, ज्यामितीय अर्थ यही आपको ज्यामितीय अर्थ है।